ठीक है, चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम 1999 के कारगिल युद्ध के ऐतिहासिक और सामरिक पहलुओं को डीकोड करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़े जाने वाला युद्ध, खुफिया तंत्र की बड़ी विफलता और एक जबरदस्त रणनीतिक पलटवार का एक बेहद जटिल और दिलचस्प अध्ययन है। हम सीधे उन दस्तावेजों और स्रोतों पर नजर डालेंगे जो बताते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में से एक में असल में हुआ क्या था। तो तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं 8 मई 1999 की उस सुबह से, जब इस पूरी घटना की पहली भनक लगी थी। जरा सोचिए, सुबह का वक्त था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक कारगिल की ऊंची चोटियों पर अपनी चौकियां बना चुके थे। अचानक उन्होंने कुछ स्थानीय भारतीय चरवाहों को वहां देखा। अब पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने सीमित राशन को बचाने के चक्कर में उन्हें बंदी नहीं बनाया और जाने दिया, लेकिन ठीक 1.5 घंटे बाद वही चरवाहे भारतीय सैनिकों के साथ वापस लौट आए। और फिर दोपहर 2 बजे तक भारतीय सेना का एक लामा हेलीकॉप्टर उस इलाके के इतने करीब से गुजरा कि पाकिस्तानी कैप्टन को पायलट का बैज तक साफ दिखाई दे रहा था। सच मानिए, यहीं से उस बहुत बड़े घुसपैठ का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। अब इस घटनाक्रम में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है कर्नल अशफाक हुसैन का ये बयान। जरा ध्यान से सुनिए। कैप्टन इफ्तिखार ने उस भारतीय हेलीकॉप्टर को मार गिराने की इजाजत मांगी थी, लेकिन बटालियन हेडक्वार्टर ने साफ मना कर दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? सीधा सा कारण था, वे किसी भी कीमत पर अपना सरप्राइज एलिमेंट यानी अचानक हमला करने का जो फायदा उन्हें मिला था उसे खोना नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि भारतीय सेना आखिरी पल तक पूरी तरह बेखबर रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी सेना अपने सरप्राइज में काफी हद तक सफल भी रही। ये इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में से एक थी। जब ये इतनी बड़ी घुसपैठ हो रही थी, तब जरा देखिए भारत का शीर्ष नेतृत्व कहाँ था। हमारी खुफिया एजेंसी रॉ को इसकी रत्ती भर भी भनक नहीं थी। रक्षा मंत्री उस समय रूस जाने की तैयारी कर रहे थे और सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक पोलैंड और चेक गणराज्य के दौरे पर थे। सोचिए, सेना प्रमुख को इस घुसपैठ की पहली खबर किसी सैन्य अधिकारी से नहीं, बल्कि पोलैंड में एक भारतीय राजदूत से मिली। है ना कितनी बड़ी ऐतिहासिक विडंबना? तो सवाल उठता है कि लाहौर शिखर सम्मेलन के ठीक बाद ऐसा कदम क्यों उठाया गया? खैर, जनरल परवेज मुशर्रफ की इस रणनीतिक योजना के 4 मुख्य चरण थे। पहला और सबसे अहम लक्ष्य कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करना, ताकि नेशनल हाईवे 1D को काटा जा सके। आपको बता दूं, ये हाईवे सुदूर उत्तर और सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन है। इसे रोककर मुशर्रफ भारत को सियाचिन से पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहते थे। जानकारों का मानना है कि मुशर्रफ के मन में 1984 में भारत के सियाचिन पर नियंत्रण को लेकर एक गहरी टीस थी, और कारगिल उसी का एक रणनीतिक जवाब था। तो अब आते हैं खंड 1 पर, द माउंटेन ईट्स ट्रूप्स, ऊंचाई वाले युद्ध की क्रूर वास्तविकता। शुरुआत के 1 महीने तक भारतीय सेना को भारी सामरिक नुकसान झेलना पड़ा। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने उस समय के प्रदर्शन को सामान्य से बहुत नीचे बताया था, और इसका कारण छुपा है इस नंबर 27 में। ये पहाड़ी युद्ध का सबसे खौफनाक गणित है। सेना में अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ सेना को खा जाते हैं। वैसे तो मैदानी इलाकों में हमला करने वाली फौज को रक्षक फौज का 3 गुना होना चाहिए, लेकिन पहाड़ों में ये अनुपात 9 गुना हो जाता है, और कारगिल की उन खड़ी एकदम सीधी चोटियों पर ये अनुपात 27 गुना था। इसका सीधा सा मतलब है कि चोटी पर बैठे दुश्मन के सिर्फ 1 सैनिक को हटाने के लिए नीचे से 27 सैनिकों को हमले के लिए भेजना पड़ेगा। 27। ये 27 का अनुपात इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत के सामने सामरिक चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। जवाबी हमला करने वाली टुकड़ियों को नीचे से एकदम ऊपर की ओर हमला करना था। जरा सोचकर देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हों और कोई ऊपर से आपको लगातार नीचे की तरफ धकेल रहा हो। कितना मुश्किल है ना? इसके अलावा वहां इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भारी कमी थी, जिससे शरीर बहुत जल्दी थक जाता था, और उस समय आक्रामक पर्वतीय युद्ध के लिए विशेष ट्रेनिंग का भी अभाव था। मतलब ये सारी की सारी चीजें ऊंचाई पर बैठे रक्षकों के ही फेवर में थीं। इस भीषण संघर्ष की मानवीय कीमत बहुत बहुत भारी थी। अगर हम दोनों पक्षों के दावों को निष्पक्ष रूप से देखें, तो भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अभियान में 527 सैनिक शहीद हुए और 1363 घायल हुए। वहीं दूसरी ओर अगर हम जनरल मुशर्रफ की आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर को देखें, तो उन्होंने दावा किया है कि भारतीय नुकसान कहीं अधिक था। उनके दावों के अनुसार 600 से अधिक सैनिक मारे गए और 1500 से अधिक घायल हुए।
बल्कि उनका तो यहां तक दावा है कि वास्तविक संख्या इससे दोगुनी थी, जिसकी वजह से भारत में ताबूतों की कमी पड़ गई थी। अब देखिए, आंकड़े चाहे जो भी हों, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस ऊंचाई ने एक बहुत भारी रक्तपात दिखा। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, द टर्निंग पॉइंट, तोलोलेंग और वायुसेना का आक्रामक रुख। जून के मध्य तक आते आते जब 8वीं डिवीजन ने कमान संभाली तो हवा का रुख बदलने लगा। जैसे ही भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई तेज की, पाकिस्तान का वो सरप्राइज एलिमेंट जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। सामरिक दृष्टि से इसका मतलब समझते हैं? जब अचानक हमले का फायदा खत्म हो जाता है तो युद्ध सीधे सीधे एक आमने सामने की, थका देने वाली और बेहद क्रूर लड़ाई में बदल जाता है। अब पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी छलावे के सीधे तौर पर एक बड़ी और मजबूत सेना का सामना करना था। और ये लड़ाई जमीन पर कितनी सीधी और करीब से लड़ी गई, ये आप जनरल वीपी मलिक के इस बयान से समझ सकते हैं। तोलोरिंग की जीत भारतीय सेना के लिए वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। जरा सोचिए, ये लड़ाई इतनी नजदीक से लड़ी गई थी कि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को गालियां तक दे रहे थे और वो आवाजें दोनों पक्षों को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। ये युद्ध का वो जमीनी और मानवीय रूप है जो आमतौर पर हमें किताबों या फाइलों में नहीं मिलता। इस जबरदस्त जीत ने भारी शुरुआती नुकसान के बाद भारतीय सेना का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। इसके साथ ही भारतीय सैन्य शक्ति ने अपना पूरा जोर लगा दिया। एक तरफ शुरुआत में पाकिस्तान ने भारत के 2 मिग जेट विमान और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराए थे, लेकिन जब इसके बाद भारतीय वायुसेना और बोफोर्स तोपों ने अपना कहर बरपाना शुरू किया तो लड़ाई का पूरा रुख ही पलट गया। सैकड़ों तोपों की लगातार गोलाबारी ने पाकिस्तानी चौकियों को ऐसे कुचल दिया जैसे कोई भारी हथौड़ा अखरोट को तोड़ देता है। वहां ऊपर बिना रसद के लड़ रहे अलग थलग पाकिस्तानी सैनिकों पर इसका बहुत भारी मनोवैज्ञानिक असर हुआ। आसमान से आती उन जेट विमानों की गूंज ही उन्हें दहशत में डालने के लिए काफी थी। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी खंड पर, द डिप्लोमैटिक डिफीट, 4 जुलाई 1999 का अल्टीमेटम। पहाड़ों पर जब ये सैन्य संतुलन बिगड़ रहा था तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ना लाजमी था। युद्ध का यह अंतिम ड्रामा वॉशिंगटन डीसी में खेला गया। 4 जुलाई 1999 को वॉशिंगटन में एक बहुत अहम बैठक हुई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अकेले में मिलना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साफ इनकार कर दिया। तो सबसे अहम बात यह है कि क्लिंटन का अल्टीमेटम बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, यदि पाकिस्तान बिना किसी शर्त के अपनी सेना वापस नहीं बुलाता है तो मेरे पास एक ड्राफ्ट पहले से तैयार है जिसमें इस पूरे संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये वो पल था जब कूटनीतिक दबाव और सैन्य हार दोनों एक साथ आकर टकराए। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। जब क्लिंटन और शरीफ की बैठक में एक छोटा सा ब्रेक हुआ तो वहीं टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया है। ये देखते ही नवाज शरीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। बताया जाता है कि उन्होंने तुरंत वहां से जनरल मुशर्रफ को फोन लगाया और पूछा कि क्या यह सच है, और फोन की दूसरी तरफ मुशर्रफ इसका खंडन नहीं कर सके। बस वहीं पर पाकिस्तान का कूटनीतिक और सैन्य प्रतिरोध पूरी तरह से ढह गया। पहाड़ों की उन ठंडी और दुर्गम चोटियों से लेकर वॉशिंगटन के कूटनीतिक कमरों तक कारगिल युद्ध ने दुनिया को कई कड़वे सबक दिए। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या कारगिल युद्ध ने ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया? 1999 में जो भारी खुफिया विफलताएं हुई, उन्होंने निश्चित रूप से आज की आधुनिक निगरानी और रणनीतिक तैनाती को एक नया ही आकार दिया है। ये एक्सप्लेनर उस ऐतिहासिक घटनाक्रम का एक वस्तुनिष्ठ और संरचनात्मक खाका था। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।